स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और हम आप पहुंचे हैं 52 पत्ते के चौथे भाग पर। और कहानी ऐसी है कि 3 सवा 3 घंटे लगाने के बाद भी हमें अभी तक ये नहीं पता कि कहानी में मसला है क्या। आपके जैसा ही मैं हूं, तो चलिए कहानी को फटाफट शुरू करते हैं। 52 पत्ते पार्ट 4। देवराज चौहान और जगमोहन एक रेस्टोरेंट में मिले। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जगमोहन ने बैठते ही पूछा। देवराज चौहान मुस्कुरा सा पड़ा। बहुत अजीब बातें हो रही हैं, वही बताने तुम्हें यहां बुलाया है। देवराज चौहान ने जगमोहन को शुरू से आज तक की सारी बातें बताई। इस बीच वेटर को जगमोहन ने लंच का ऑर्डर भी दे दिया। सब कुछ सुनने के बाद जगमोहन बोला, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि कोई ठीक तुम जैसा है। मैंने ये नहीं कहा कि विश्वास करो, मैंने तो तुम्हें हालात बताए हैं। तो तुम्हें इन बातों पर भरोसा है? यकीन है कि सूरज ठीक तुम जैसा है? मुझे जरा भी भरोसा नहीं। क्या मतलब? कोई भी ठीक मेरे जैसा नहीं हो सकता। मेरे कंधे पर और जांग के भीतर तिल है, तो किसी दूसरे इंसान के जिस्म पर भी वही तिल हों और उसका चेहरा मेरे जैसा हो, उसकी कद काठी लंबाई चौड़ाई मेरे जैसी हो, वो मेरी तरह चलता हो, मेरी ही तरह बोलता हो, उसके हाव भाव मेरे जैसे हों, उसकी आवाज मेरे जैसी हो, वो हूबहू मेरी कॉपी हो। ऐसा तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं होता, उनमें भी कुछ ना कुछ असमानता होती है। फिर मेरे और सूरज में 100% समानता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। देवराज चांद के स्वर में गंभीरता भरी हुई थी। जगमोहन टकटकी बांधे देवराज चांद को देखने लगा हुआ था। ऐसा हो जाना संभव नहीं, देवराज चौहान ने पुनः कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इन हालातों के बारे में क्या कहूं। तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा डुप्लीकेट सामने रखकर तुमसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? जगमोहन बोला। षड्यंत्र होता तो मैंने अब तक भांप लिया होता। तो फिर क्या बात है? पता नहीं, पर बात कुछ तो है। नोरा पर कभी ऐसा वैसा शक हुआ? नहीं। श्रेया पर? उस पर भी नहीं। कुछ और? ऐसा कुछ भी नहीं है, देवराज चांद बोला। पर सूरज 10 महीने से घर से लापता है। वो कभी घर नहीं आया, लेकिन घर की हर खबर उसके पास पहुंच रही है। ये तो रात की बात से जाहिर हो गया। रात नोरा और श्रेया रीटा के बेटे की पार्टी में गए थे। मैं नहीं गया। नोरा के साथ कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं था। बात सूरज को मालूम हो गई। मतलब कि बंगले के किसी नौकर ने ही सूरज को फोन करके बताया होगा। ऐसे में मेरे बदले सूरज उस पार्टी में नोरा के पास जा पहुंचा। जगमोहन देवराज चांद को देख रहा था। मुझे लगता है सूरज ही कोई षड्यंत्र रच रहा है, देवराज चांद पुनः बोला। सूरज? षड्यंत्र? वो 10 महीनों से गायब है बंगले से, परंतु बंगले के किसी नौकर के संपर्क में है। बंगले पर क्या हो रहा है, इसकी खबरें वो बराबर ले रहा है। सवाल तो ये है कि वो बंगले से गया ही क्यों? मैं नहीं मानता कि वो मदन के डर से बंगले से गया है। मान लो अगर उसे मदन का डर था, तो वो अपनी पत्नी को, छोटे भाई बहनों को छोड़कर क्यों जाता? मदन बंगला लेना चाहता है, परंतु नोरा ने बताया सूरज के पापा की और भी प्रॉपर्टी है, उनकी जिंदगी चैन से बीत सकती है। ऐसे में सूरज का अचानक गायब हो जाना, बंगले पर नजर रखना, रीटा के यहाँ पार्टी में पहुंच जाना, समझ नहीं आ रहा। वो आखिर चाहता क्या है, कर क्या रहा है, उसका इरादा क्या है? नोरा को यकीन है कि तुम सूरज नहीं हो? जगमोहन ने पूछा। पूरी तरह यकीन नहीं है, पर
अब वो यकीनी सतह पर धीरे-धीरे कदम रखने लगी है, क्योंकि नौकरों से पूछताछ के बाद वो ये समझ चुकी है कि रात मैं बंगले पर ही था, जब सूरज रीटा के यहाँ पार्टी में उससे मिला था। वो आसानी से यकीन नहीं कर पा रही कि 2 इंसान ठीक एक जैसे हो सकते हैं। यकीन करने लायक बात है भी नहीं। एक और बात मुझे उलझन में डाल रही है। क्या? सूरज जानता है कि मैं उसके बंगले पर हूँ, उसकी पत्नी के साथ रह रहा हूँ। ये बात सूरज जानता है कि मैं सूरज नहीं हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि मैं सूरज नहीं हूँ। परंतु नोरा तो नहीं जानती। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में सूरज ने इस बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि मैं उसकी पत्नी के साथ रह रहा हूँ? क्या करता वो? जगमोहन बोला। वो तो बंगले से महीनों से गायब है। वो नोरा को फोन करके कह सकता था कि बंगले में जो उसके साथ है वो उसका पति सूरज नहीं है। सूरज आसानी से नोरा को इस बात का यकीन दिला सकता था कि मैं सूरज नहीं हूं। कम से कम इतना तो हो जाता कि नोरा मुझसे दूर हुई रहती। क्या वो तुमसे दूर नहीं रहती? उसने कई बार मेरे पास आने की कोशिश की। वो मुझे अपना पति समझ रही है। ऐसे में उसे हक है कि मेरे पास आए, परंतु मैंने जैसे तैसे उसे उससे दूरी बना रखी है। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है कि सूरज ने तुम्हें नोरा से दूर रखने की कोशिश क्यों नहीं की? जगमोहन बोला। यह बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी अपनी पत्नी को दूसरे मर्द की बाहों में नहीं जाने देगा। तभी वेटर लंच ले आया और टेबल पर लगाने लगा। इस वक्त हमारे पास सवाल ही सवाल हैं, जवाब एक भी नहीं। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। सूरज घर से दूर क्यों रह रहा है? उसे घर का कोई नौकर घर की खबरें दे रहा है। सूरज अपने घर पर नजर रखे है, तभी वो रीटा के यहाँ पार्टी में नोरा के पास पहुंच सका, क्योंकि वह जानता था कि तुम बंगले पर हो, पार्टी में नहीं आने वाले। इस प्रकार नोरा के पास जाने का आखिर सूरज का क्या मतलब था? वो छिपा हुआ है तो छिपा ही रहता, सामने आने की क्या जरूरत थी? नोरा के मुताबिक रीटा के यहाँ जब सूरज आया तो उसने कोई खास बात भी नोरा से नहीं की। सूरज ने तुम्हें रोकने या तुम्हारी पोल खोलने की कोशिश नहीं की, जबकि तुम सूरज बनकर उसकी पत्नी के पास रह रहे हो। यह वास्तव में अजीब बात है। जगमोहन ने हौले से सिर हिलाकर कहा। वेटर लंच लगाकर चला गया। दोनों ने खाना शुरू किया। तुम्हें यकीन नहीं कि सूरज ठीक तुम जैसा ही है? जगमोहन ने पूछा। जरा भी यकीन नहीं। कम से कम एक इंसान की फोटोकॉपी इस दुनिया में नहीं हो सकती। कुछ तो अंतर होगा। अगर अंतर होता तो किसी ने बात जरूर कही होती। क्या कहना चाहते हो? नोरा, श्रेया, नौकर, नोरा का पापा सुंदरलाल, मदन, किसी ने भी तुम पर शक जाहिर नहीं किया कि तुम सूरज नहीं हो, या तुम पहले से बदल गए हो? जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यकीन कर लो कि सूरज नाम का इंसान तुम्हारी फोटोकॉपी है। जगमोहन ने खाते हुए सिर हिलाया। ऐसा संभव नहीं है, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। क्यों? फोटोकॉपी के अलावा आवाज, हाव भाव, चलने का ढंग, इतनी समानता नहीं हो सकती। क्या पता इतनी समानता हो। नहीं, कम से कम मैं नहीं मान सकता। जगमोहन कुछ पल चुप रहा। दोनों खाना खाते रहे। मैं सूरज की तलाश करूं? जगमोहन ने कहा। कहां ढूंढोगे उसे? तुम्हें ज्यादा पता होगा कि मैं कहां से उसकी तलाश शुरू कर सकता हूं। मैं कह नहीं सकता, नहीं जानता। मैं सूरज के बारे में ज्यादा बातें नहीं जान सका। नोरा का कहना है कि शादी के बाद वो 3 महीने ही सूरज के साथ रही कि एक दिन सूरज गायब हो गया। तब तक वो सूरज को 3 महीने ही जितना ही जान सकी थी। मतलब कि सूरज के बारे में वो भी ज्यादा बातें नहीं बता पा रही। उसके बाद खाना समाप्त होने तक वो खामोश रहे। बर्तन वेटर ले गया। वेटर बर्तन ले गया। उसे कॉफी लाने को कहा। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ और इंतजार करना होगा, शायद कुछ पता चले। जगमोहन बोला। परंतु मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका रह सकता।
मदन की समस्या सुलझाकर वहां से निकल आऊंगा। मदन के बारे में क्या कर रहे हो? आज शाम मदन से दूसरी मुलाकात होगी, उसे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? आसानी से मानने वाला लगता तो नहीं। बाकी शाम को बात करके पता चल जाएगा कि आज वो क्या कहता है। तुम्हें लगता नहीं कि तुमने खामखा इस मामले में हाथ डाल दिया? मैंने हाथ नहीं डाला, यह मामला ही मेरे गले में आ अटका। देवराज चौहान बोला। मुझे इस बात की हैरानी है कि कोई इंसान ठीक मेरे जैसा है और मुंबई में रहता है, और मुझे आज तक उसके बारे में सुनने तक को नहीं मिला। पुलिस को मेरी तलाश है। पुलिस भी कभी धोखे में मेरे बदले उसे ना पकड़ सकी। ये सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? मुझे सूरज की तस्वीरें दिखाओ, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने अपना फोन जगमोहन को दिया। जगमोहन ने फोन के भीतर मौजूद रीटा की पार्टी वाली तस्वीरें देखी। बार बार सब तस्वीरों को देखा। वो गंभीर और उत्सुक नजर आने लगा था और बोला, मुझे तो ये तस्वीरें तुम्हारी लग रही हैं। ये सूरज की तस्वीरें हैं। रात रीता के बेटे की पार्टी में तस्वीरें ली गई हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तस्वीरें कल रात पार्टी में? नोरा ने जो साड़ी पहन रखी है, इसे ही पहनकर वो पार्टी में गई थी। तुमने देखा? हाँ, वो मेरे सामने ही तो गई थी। अगर जगमोहन की निगाह फोन में दिख रही तस्वीरों पर थी। ये तुम नहीं हो तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं। ठीक तुम जैसा, जैसे तुम हो वैसी ये तस्वीर में। तभी तो मानने को दिल नहीं करता कि फोटोकॉपी इंसान की तो भगवान भी नहीं बना सकता। कोई कमी तो रह ही जाएगी। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर फोन वापस कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं कि उस जगह पर तुम किस कदर उलझे पड़े हो। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो रहा होगा अपनी फोटोकॉपी की तस्वीरें देखकर। मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। लेकिन तुम्हारी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि भगवान कितना भी करामाती सही, परंतु अपने ही बनाए इंसान की फोटोकॉपी नहीं बना सकता। कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रहेगी, ऐसी कमी कि जो फोटोकॉपी को फेल कर दे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु तुम सूरज को अभी देख नहीं पाए, वरना कोई कमी तो तुम देख ही लेते। मेरी बात छोड़ो, किसी दूसरे ने इस कमी को क्यों नहीं समझा? मुझे बेहिचक सूरज क्यों माना जा रहा है? जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। वेटर कॉफी रख गया। मुझे बताओ, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? जगमोहन ने कॉफी का घूंट भरा। कुछ भी नहीं। तुम्हारे करने लायक कोई भी काम नहीं है। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। आज शाम मदन से बात करोगे? देवराज चौहान ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। इस परिवार पर से मदन की समस्या हटाकर मैं वहां से चला आऊंगा, ताकि ये लोग आराम से रह सकें। मेरे ख्याल में सब ठीक होता पाकर सूरज भी अपने घर वापस आ जाएगा। देवराज चौहान को देखते जगमोहन ने सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वहां के हालातों को ठीक से नहीं जानता, लेकिन फिर सब ठीक लगता है सिवाय इसके कि मदन उस परिवार को तंग कर रहा है या सूरज घर से लापता है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन चुप रहा। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, फिर कॉफी समाप्त करता बोला, 3:30 बज रहे हैं। मुझे बंगले पर पहुंचना होगा। मदन का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। वो उतावले इंसान जैसा है जिसे सब कुछ फौरन चाहिए। उसमें सब्र नाम की कुछ चीज नहीं है। वो बंगले को भी फौरन से बेशतर अपने अधिकार में ले लेना चाहता है। मुझसे मिलने वो पहले भी आ सकता है। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने गाड़ी पोर्च में लाकर रोक दी। दरबान ने बाहरी फाटक बंद कर दिया। चाबी गाड़ी में ही लगी रहने दी। देवराज चौहान ने और बंगले में प्रवेश करता चला गया। बाबू हॉल में रखी चीजों को साफ करता दिखा। देवराज चौहान अपनी सोचों में डूबा पहली मंजिल पर पहुंचा, फिर बेडरूम का दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। नोरा पर निगाह गई, जो वार्डरोब में कपड़े सेट कर रही थी। नोरा ने देवराज चौहान को देखा, खुलकर मुस्कुराई।
चेहरे पर मादकता के भाव थे। आ गए तुम? कपड़े फिर चेंज कर आए? वो बोली। कपड़े? देवराज चौहान ने अपने कपड़ों को देखा, फिर नोरा को। तुम बहुत शैतान और शरारती हो गए हो। नोरा एकाएक देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। सच कहूं तो तुमने उलट पुलट बातें कहकर मुझे डरा दिया था कि तुम सूरज नहीं हो। नोरा देवराज चौहान के सीने से आ लगी, बाहों का घेरा बांधा और देवराज चौहान के होंठों को चूमते कहा, तुम बहुत प्यारे हो सूरज। देवराज चौहान ने तेजी से नोरा को अलग करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं यहाँ घर बसाने नहीं आया। ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब? नोरा बुरी तरह चौंक कर देवराज चौहान को देखने लगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें अचानक हो क्या गया? मुझे हो गया या तुम्हें हो गया? नोरा हक्की बक्की सी कह उठी। अभी तो तुम ठीक थे। अभी? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। आधा घंटा पहले तो तुम बहुत प्यार के साथ मुझसे बातें कर रहे। मैं 3 घंटे बाद लौटा हूं तो आधा घंटा पहले की बात कहां से आ गई? नहीं। नोरा एकदम पीछे हट गई। तुम तुम क्या बात है? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। सूरज आया था। वो वो तुम ही तो थे सूरज। मैं 3 घंटे बाद बंगले पर लौटा हूं, तुमसे कहकर गया था। देवराज चौहान बोला। तो तुम सुरेंद्र पाल? हाँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम सूरज हो। जानबूझकर सुरेंद्रपाल बनकर मुझसे मजाक करते रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नोरा ठगी सी खड़ी देवराज चौहान को देखती रही। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया और सिगरेट सुलगाकर बोला, सूरज आया था मेरे पीछे से। वो वो तुम ही थे, तुम सूरज। तुमने ही तो कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। मुझे बताओ क्या हुआ था मेरे पीछे से? नोरा के चेहरे पर हैरानी के भाव नाच रहे थे। तुम अभी भी मुझसे मजाक कर रहे? सुरेंद्र पाल तुमसे कभी भी मजाक नहीं करेगा। पर तुमने तो कहा था कि तुम सूरज हो और सुरेंद्र पाल बनकर तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। तुमने तुमने मेरे साथ बेड पर प्यार किया, फिर तुम तिजोरी से 10 लाख रुपए भी निकाल कर ले गए कि किसी को देने हैं। आधा घंटा पहले तो तुम गए थे और अब दूसरे कपड़े पहनकर लौट आए हो जो सुबह पहनकर गए थे। तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ये कोई अच्छी बात तो नहीं कि कभी तुम सुरेंद्र पाल बन जाओ और कभी सूरज। तुमने क्या मुझे मजाक समझ रखा है? ये भी भला कोई मजाक हुआ जो? नौरा, देवराज चंद गंभीर स्वर में बोला, मैं नहीं, वो सूरज ही था जो तुम्हारे पास आया, तुमसे बातें की, तुमसे प्यार किया, तिजोरी से 10 लाख लिया और चला गया। नौरा देवराज चांद को घूरने लगी। कई पलों तक उनके बीच शांति रही। तुम, देवराज चौहान ने कहना चाहा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। कभी तुम खुद को सूरज कहते हो, कभी सुरेंद्र पाल। मेरा मजाक बना रखा है तुमने। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो साफ साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी। नोरा की आवाज में चीखने के भाव थे। वो पांव पटकती कुर्सी पर जा बैठी और अपना माथा पकड़ लिया। गंभीर निगाहों से नोरा को देखते हुए आगे बढ़ा देवराज चौहान और उसके सामने कुर्सी पर बैठता बोला, मुझे बताओ कि जब मैं गया तो पीछे से क्या हुआ? नोरा माथा पकड़े सुबक उठी। इस तरह, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? नोरा सीधा चेहरा सीधा करते बोली। उसकी बिल्लौरी आंखों में आंसू थे। ये तुमने क्या तमाशा बना रखा है कि कभी खुद को सुरेंद्र पाल कहने लगते हो और कभी सूरज बन? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तुमने किया, और इस वक्त भी ऐसा ही कर। प्लीज नोरा, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सुरेंद्र पाल हूं, मैंने तुम्हें सब बताया था कि मैं। तो फिर अभी सूरज क्यों बन गए थे? क्यों मुझे? मैं नहीं था वो सूरज ही था। देवराज चांद बोला। तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूं। मैं तुमसे भी परेशान हो गई। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत, देवराज चौहान ने कहा, पर मेरा यकीन करो, वो मैं नहीं था। मैं सुरेंद्र पाल हूं और वो सूरज था। सूरज तुम्हारा पति। तुम मुझे बताओ तो, क्या हुआ?
नोरा के गाल पर आंसू आ लुढ़के थे। नोरा ने आंसुओं को साफ करके उखड़े लहजे में कहा, तुम जब गए तो 1 घंटे बाद तुम वापस आ गए। जाते वक्त तुमने यही कपड़े पहन रखे थे, पर जब घंटे बाद आए तो तुम दूसरे कपड़ों में थे। मैंने कपड़ों के बदलाव के बारे में पूछा तो तुमने कहा दोस्त के घर उसके ये कपड़े पहले से ही पड़े थे, तो ये पहन लिए। मैंने भी दोबारा नहीं पूछा, परंतु तुम कहने लगे कि तुम सूरज हो, और आज तक मैं सुरेंद्र पाल होने का नाटक करके तुम्हें तंग करके तुमसे मजा ले रहा था। मैं सच मान गई क्योंकि तुम्हारी बातें मैं सच मान गई तुम्हारी बात, क्योंकि मेरा दिल तभी यही कह रहा था कि तुम सूरज ही हो। फिर हमने बेड पर प्यार किया। उसके बाद तुमने नहा धोकर कपड़े बदले और तिजोरी से 10 लाख निकाला। मैंने पूछा कि इतने पैसों का क्या करना है। तुमने कहा किसी को देने हैं, और जल्दी आने को कहकर तुम चले गए। इस बात को आधा घंटा ही बीता कि तुम इन कपड़ों में वापस आ गए। वो सूरज था। मेरे जाने के बाद सूरज तुम्हारे पास आया था। देवराज चौहान के होंठों से निकला। तुम फिर बकवास कर रहे। मैं सच कह रहा हूं। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर देकर कहा, तुम झूठे हो। कभी मेरे सामने सूरज बन जाते हो तो कभी सुरेंद्र पाल। तुम इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूं। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। नोरा ने उखड़े अंदाज में देवराज चौहान को देखा। सूरज को कैसे पता चला कि मैं 2-3 घंटों के लिए बंगले से बाहर गया हूं? तुमने फिर अपना नाटक शुरू कर दिया। नोरा झल्ला उठी। मैं ये सोच रहा हूं कि सूरज को कैसे पता चला कि मैं सुरेंद्र पाल के रूप में तुम्हारे पास मौजूद हूं। तुम्हें बता रखा है कि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। उसे ये बात किसने बताई? नोरा की नजर देवराज चौहान पर थी। तुमने ये बात किसी और से की? देवराज चौहान ने नोरा से पूछा। क्या? यही कि मैं कहता हूं कि मैं सूरज सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। तुम फिर सुरेंद्र पाल कहने लगे। मेरी इस बात का जवाब दो। तुमने ये बात किसको बताई? किसी को भी नहीं बताई ये बात। रीटा से कही? नहीं। तो फिर सूरज को ये बात कैसे पता चली? तुम ही तो सूरज हो। मैं सूरज नहीं हूं। देवराज चौहान दृढ़ स्वर में कह उठा। मेरे बंगले से बाहर जाने की बात तो नौकरों से भी पता चल सकती है, परंतु जो बात तुम्हारे मेरे बीच हो, और तुमने ये बात किसी से ना कही हो, तो इस बात को सूरज कैसे जान सकता है कि मैं तुम्हारे सामने सूरज नहीं सुरेंद्र पाल बनकर रह रहा हूं? तुम मुझे पागल कर दोगे। नोरा गुस्से में कह उठी। तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इन हालातों में तुम्हारा परेशान होना सही है, परंतु तुम्हें खुश भी होना चाहिए कि सूरज तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। उसकी नजर यहां पर है। ऐसे में हो सकता है कि वो जल्दी घर वापसी करे। ये सब कुछ मैं अब और नहीं सह सकती। नोरा उठते हुए बोली। मैं पापा के पास जा रही हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। ये सब करना तुम्हारे लिए खेल होगा सूरज, पर तुम मेरी जिंदगी के साथ खेल खेल रहे हो, और ये बात अब मैं नहीं सह सकती। मैं यहां नहीं रहूंगी। नोरा गुस्से में कहती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। तो तुम अपने बात दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं सूरज हूं। देवराज चांद ने कुर्सी पर बैठते हुए नोरा को देखते हुए कहा। दूसरी बात ये समझ लो कि मेरा पूरा ध्यान मदन पर है। मैं उसे संभालने की कोशिश में हूं। अगर तुम यहां से गई तो मैं भी नहीं रुकने वाला। मैं चला जाऊंगा, फिर मदन को संभालने वाला कोई नहीं होगा। सूरज के बस का नहीं है मदन। ऐसे में मदन जल्दी ही इस बंगले पर कब्जा कर लेगा। अपने कब्जे में कर लेगा इस बंगले को। श्रेया और नीरज सड़क पर आ जाएंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। नोरा ठिठक कर देवराज चौहान को देखने लगी। मैं सुरेंद्र पाल हूं, ये मानो, तभी बाकी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। देवराज चौहान ने कहा। 2 घंटे पहले तुमने कहा कि तुम सुरेंद्र पाल नहीं सूरज हो, और वो सूरज था जो रात पार्टी में भी तुम्हारे पास आया था। यहां आओ, कुर्सी पर बैठो। नोरा गहरी सांस लेकर उलझन उलझन भरे ढंग से वापस आई और कुर्सी पर आ बैठी। अपने को संभालो, तभी मेरी बात तुम्हें समझ पाऊ तभी मेरी बात तुम समझ पाओगी।
नोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, तुरंत ही खोल भी ली। ये सोचो कि सूरज को कैसे पता चला कि मैं सुरेंद्र पाल बनकर तुम्हारे पास रह रहा हूं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे ये बात कैसे पता चली, नोरा ने कहा। मुझे फर्क पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि सूरज को यहाँ की खबरें कौन दे रहा है। और ये बात तो तुम्हारे मेरे बीच में हुई थी, तो सूरज को कैसे पता चल गई? सोचो, तुमने किसी से ये बात कही हो? मैंने किसी से भी ये बात नहीं कही। नोरा ने इंकार में सिर हिलाया। सूरज ने तुमसे और क्या बातें की? देवराज चौहान ने पूछा। और बातें? ऐसी कोई बात जानना चाहता हूं मैं जिसके द्वारा मैं सूरज तक पहुंच सकूं। उसने तुमसे क्या बातें? कोई खास नहीं, रूटीन की बातें थी। 10 लाख लेकर उसने बताया कि वो कहां जा रहा है, किसी का नाम लिया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नोरा ने इंकार में सिर हिलाया। देवराज चौहान उलझन में दिख रहा था। तुम सच में सुरेंद्र पाल हो? नोरा ने एकाएक पूछा। हाँ। और वो सूरज था जो मेरे पास आया था? हाँ, वो सूरज। मैं सच में इन बातों से परेशान हो गई हूं। अब किसी भी बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता। तुमने कहा सूरज कपड़े बदलकर यहां से गया, देवराज चौहान बोला। हाँ। उसके कपड़े कहाँ हैं जो उसने उतारे? देवराज चौहान ने पूछा। बाथरूम में ही है। मैले कपड़े उठाने को मैंने अभी प्रेमवती को नहीं बुलाया। देवराज चौहान उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नोरा ने गहरी सांस लेकर कुर्सी कुर्सी की पुष्ट से सिर टिका लिया। देवराज चौहान ने बाथरूम में प्रवेश किया। बाथरूम काफी बड़ा था और जरूरत की हर चीज से सजा हुआ था। देवराज चौहान की नजर बाथरूम में घूमती हुई उस हुक पर जा टिकी जहां पैंट कमीज लटके हुए थे। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने पैंट कमीज हुक से उतारी, कपड़ों को ध्यान से देखा। वो पूरी तरह उसके नाप के थे, परंतु वो मैले थे, जैसे 2 दिन उन्हें लगातार पहना गया हो। देवराज चौहान ने पैंट कमीज की जेबें चेक की। पैंट की जेब में तुड़ा मुड़ा रुमाल मौजूद था। एक जेब में कुछ सिक्के पड़े थे। इसके अलावा जेबों में से कुछ नहीं मिला। देवराज चौहान ने यह जानने की चेष्टा की कि ये कपड़े कहां से सिलवाए गए हैं, परंतु वो रेडीमेड खरीदे गए थे। ब्रांडेड नामों का टैग लगा था। कपड़े वहीं छोड़कर देवराज चौहान बाथरूम से बाहर आ गया। नोरा को पुष्ट से सिर टिकाए बैठे देखा। वो समझ सकता था कि इन हालातों में नोरा को कितनी परेशानी हो रही होगी, परंतु हालात ऐसे थे कि वो इस बारे में नोरा की कोई सहायता नहीं कर सकता था। वो तो खुद ही परेशान होने लगा था इन बातों से। सूरज को यह पता चल जाता है कि वो बंगले से बाहर जा रहा है। उसे यह पता है कि वो नोरा के पास सुरेंद्र पाल बनकर रह रहा है, सूरज बनकर नहीं। ये बात सूरज को पता कैसे चली, जबकि नोरा का कहना है कि इस बारे में उसने किसी से कोई बात नहीं की। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और नोरा के सामने कुर्सी पर आ बैठा। नोरा ने पुष्ट से सिर हटाकर देवराज चौहान को देखा। मेरे बंगले पर आने से पहले तो सूरज तुमसे कभी नहीं मिला, देवराज चौहान ने पूछा। नोरा ने इंकार में सिर हिलाया। मतलब कि अब वो इस बात का फायदा उठाने लगा है कि वो और मैं एक जैसे हैं। यानी कि पहले भी वो अपने परिवार पर नजर रखे था। किसी नौकर से वो बंगले के भीतरी खबरें लेता रहता था, देवराज चौहान बोला। इसका मतलब है कि बंगले का एक नौकर जो सूरज को खबरें दे रहा है, वो ये जानता है कि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र पाल हूं। वो नौकर तो कोई भी हो सकता है, नोरा धीमे स्वर में बोली। तुम्हें कभी किसी नौकर पर शक हुआ कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की चेष्टा करता है? नोरा ने कुछ सोचकर बोला, नहीं, ऐसा शक मुझे किसी पर भी नहीं हुआ। एक और बात बताओ, देवराज चौहान बोला। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास सूरज आया। उसने तुमसे प्यार किया, 10 लाख तिजोरी से ले गया। उसके हाव भाव से तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि वो कुछ अलग दिख रहा है? ऐसा तो नहीं लगा? या तुमने नोट नहीं की ये बातें? सही बात तो यह है कि मैंने नोट नहीं की। मुझे क्या पता कि मेरे सामने कभी सुरेंद्र पाल आ रहा है तो कभी सूरज। तुम दोनों एक से दिखते हो, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि मेरे सामने? ये बात पूछने का मेरा मतलब था कि दो इंसानों के चेहरे एक से हो सकते हैं, मान लिया। लंबाई चौड़ाई एक सी हो सकती है,
आवाज एक सी हो सकती है, वो भी मान लेता हूं, कुछ देर के लिए। परंतु हाव भाव, बोलने का अंदाज, उठने बैठने का ढंग, ऐसी बातों में तो फर्क होगा ही। शायद हो, पर मैंने नोट नहीं किया, नोरा ने गंभीर स्वर में कहा। सच बात तो यह है कि अब इन बातों से मेरा दिमाग खराब होने लगा है। इन हालातों में मैं और रही तो मेरा दिमाग। भैया, तभी युवक की ऊंची आवाज कानों में पड़ी। आवाज कमरे से बाहर कुछ दूर से आई थी। नोरा की बात अधूरी रह गई। वो कुछ चौंकी। भैया, इस बार आवाज दरवाजे के पास आ गई थी। नीरज, नोरा के होंठों से निकला। नीरज आ गया है। भैया, तभी दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चांद तुरंत उठा, दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोला। सामने 22 बरस का लंबा युवक खड़ा था। भैया, वो खुशी से चिल्लाता हुआ देवराज चांद के गले आ लगा। देवराज चांद ने भी उसे बाहों में भर लिया था। नीरज के आने से घर का माहौल बदल गया। श्रेया भी कॉलेज से आ गई थी। नोरा भी पास में ही थी। उनके बीच बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रौनक लग गई। नीरज घंटा भर तो देवराज चौहान से शिकवे शिकायतें करता रहा कि वो, अर्थात सूरज, घर से क्यों चला गया। उसके बाद बातें रुख बदलती चली गई। उनमें हंसी मजाक शुरू हो गया। देवराज चौहान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सूरज ही इस वक्त दिखे। नोरा पास ही थी, परंतु वो बातों में ज्यादा हिस्सा नहीं ले रही थी, चुप चुप सी थी। शाम 6 बजे देवराज चौहान को नोरा से अलग अलग में बातें करने का मौका मिला। तुम सबके बीच इस तरह चुप जैसी हो कि स्पष्ट लगता है कोई बात जरूर है, देवराज चौहान बोला। बात तो है ही, नोरा ने भारी स्वर में कहा। क्या? तुम सूरज नहीं हो, है ना? हाँ। मैं सोच रही हूं कि सूरज घर आया, मुझे प्यार किया, फिर मुझे छोड़कर क्यों चला गया। उसकी अपनी समस्या होगी जो वो घर से दूर रह रहा है। वो मुझे तुम्हारे पास छोड़कर कैसे जा सकता है? सूरज जानता है कि मैं तुम्हारे पास सूरज नहीं, सुरेंद्र पाल बनकर रह रहा हूं। इसी कारण वो निश्चिंत है। जबकि मुझे हैरानी है कि वो इस बात को कैसे जानता है। तुम्हें याद आया कि ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने ये बात किसी से नहीं कही। अपने को दूसरों के सामने सामान्य रखो। नीरज और श्रेया को ना पता चले कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है। वो मुझे सूरज समझ रहे हैं तो उन्हें समझने दो। मैं मदन को ठीक करके यहां से चला जाऊंगा। तब तुम इनसे जो भी चाहे कह देना। शाम 6:45 बजे नीरज ने एकाएक कहा। भैया, मदन चाचा से कोई बात हुई क्या? वो तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। बात हो रही है मदन चाचा से, देवराज चौहान बोला। हो रही है? नीरज के चेहरे पर सवाल आ ठहरा। हाँ, हो रही है। एक बार हुई है, दूसरी बार आज होगी। मदन कभी भी यहां आ सकता है। मदन चाचा आने वाले हैं? नीरज कुछ परेशान दिखा। चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। पर पर आप तो कहते थे आप मदन का मुकाबला नहीं कर। अब कर सकता हूं। तुम ये बात मेरे पर छोड़ दो। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। पर भैया, मुझे कल वापस जाना है पूना। इतनी जल्दी? एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, जो पीछे छूट गया है वो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अगले महीने एग्जाम है। मेरा वापस जाना जरूरी है। फिर तो तुम्हें नहीं रोकूंगा। 10 मिनट बाद देवराज चौहान के सामने श्रेया पड़ गई। भैया, श्रेया फुसफुसाकर बोली, अमन से कब मिलोगे? तुम जब कहो। देवराज चौहान मुस्कुराया। कल मिले? मैंने अमन से कह रखा है कि भैया तुमसे मिलने वाले हैं। वो मिलने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। कितने बजे? तुम्हारा कॉलेज कब खत्म? कॉलेज को छोड़ो भैया, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। कल सुबह चलते हैं। पहले कॉलेज, फिर दूसरा काम। समझी चिंकी? ठीक है भैया। कल कॉलेज 2:30 बजे खत्म होगा, श्रेया ने सोचकर कहा। अमन से बात करके जो भी प्रोग्राम बने कल मुझे बता देना, देवराज चौहान बोला। बात तो फोन पर अभी कर लेती हूँ अमन से, श्रेया खुशी से बोली। अभी बता देती हूँ कल का प्रोग्राम।
कहने के साथ ही श्रेया खुशी से उछली और वहां से चली गई। अगला दृश्य। 7:30 बजे मदन आ गया। तब देवराज चौहान, नीरज, श्रेया, नोरा ड्राइंग हॉल में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि बाबू ने मदन के आने की खबर दी। चंद पलों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। नोरा तुरंत उठ खड़ी हुई। देवराज चौहान ने श्रेया और नीरज से कहा, तुम लोग भी जाओ। भैया मैं आपके साथ रहूंगा, नीरज बोला। नहीं, मदन से मैं अकेले में बात करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। एक से दो भले भैया, मैं। नीरज, देवराज चौहान ने आदेश भरे स्वर में कहा। तुम सब यहां से जाओ। यहां जो बातें होंगी उन्हें सुनने की कोशिश मत करना। नीरज के चेहरे पर असहमति के भाव उभरे। तुम दोनों मेरे साथ चलो, नोरा बोली। नोरा, नीरज और श्रेया वहां से चले गए। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। तभी मदन ने प्रवेश किया। देवराज चांद ने कश लेकर मदन को देखा। सोफे पर ही बैठा रहा। करीब आते मदन ने हाथ हिलाकर कहा, क्या हाल है भतीजे? देवराज चांद की निगाह पास आते मदन पर रही। बाबू एक तरफ खड़ा था। मदन पास पहुंचकर हंसकर बोला, आजकल तुमने ज्यादा सिगरेट पीनी शुरू कर दी है। मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता होने लगी है। सिगरेट कम कर दो। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। मदन बैठते हुए बोला, आज तो गंभीर लग रहे हो। चिंता में हो? भरोसा रखो, चाचा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। मैंने कुछ सोचा है। मालिक, बाबू ने देवराज चांद से कहा। ठंडा गरम ले आऊं, आप लेंगे? कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, देवराज चौहान ने कहा। बाबू जाने लगा कि मदन कह उठा, भाई पानी वानी तो पिला दो, वैसे चाहिए कुछ नहीं। देवराज चौहान ने बाबू को जाने का इशारा किया। बाबू चला गया। देवराज चौहान ने कश लेकर मदन को देखा। तुमने बंगले के बारे में बात करने को मुझे बुलाया है, मदन बोला। सुबह यही कहा था तुमने? हाँ, मैं जानता था मेरा भतीजा समझदार है, मान जाएगा। पर मैंने भी तुम्हारा भला सोचा है, मदन सिर हिलाकर बोला। क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें 20 का 25 करोड़ दूंगा। लेकिन तुम समझदार नहीं हो मदन, देवराज चौहान ने कहा। मदन, भतीजे कुछ तो लिहाज करो, चाचा कहकर बात करो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं सूरज नहीं सुरेंद्र हूं। फिर वही बात, तुम कोई भी हो, बंगला मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें 25 करोड़ देता हूं, मदन ने कहा। तुम 250 करोड़ दो तो भी बंगला तुम्हें नहीं मिलेगा। मदन देवराज चौहान को घूरने लगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुमने बंगले पर बात करने के लिए मुझे बुलाया है, मदन ने तीखे स्वर में कहा। बंगले के मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं, और यह हमारी आखिरी मीटिंग है। आज के बाद कोई बात नहीं होगी बंगले पर। अच्छा, मदन व्यंग से कहते सोफे पर थोड़ा आगे सरका। ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि यह हमारी आखिरी मीटिंग है? सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा सकता हूं। बंगला लेने का इरादा छोड़ दो, धोखेबाजी से पीछे हट जाओ। काफी कुछ हड़प चुके हो। बिजनेस तुमने झूठे पेपर्स के दम पर ले लिया। वॉल्ट में रखी शिवचंद की दौलत तुमने हजम कर ली। पहले ही ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। अब भतीजे, मदन ने कड़वे स्वर में कहा, तुम अपनी बात से भटक रहे हो। तुम मेरी बात तुम नहीं समझे तो तुम्हें बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। बुरा नतीजा? जिंदा नहीं रहना चाहते क्या? देवराज चांद का स्वर शांत था। क्या? मदन ने हैरानी से कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी जान लेने को कह रहे हो? देवराज चांद ने कमीज के भीतर पैंट में फंसा रखी रिवॉल्वर कमीज में हाथ डालकर निकाली। मदन ने हैरानी से रिवॉल्वर को देखा, फिर देवराज चांद को। मेरी बात समझ जाओ, देवराज चांद ने सर स्वर में कहा।
ये रिवॉल्वर कहाँ से खरीदी? मदन बोला, मेरी रिवॉल्वर पुरानी हो गई है, मैं भी नई खरीदना चाहता हूँ, दिखाना जरा। कहने के साथ ही मदन ने हाथ आगे बढ़ाया। तभी देवराज चांद तेजी से उठा और जोरदार घूंसा मदन के चेहरे पर मारा। मदन करा उठा, पीछे सोफे के पुश से जा टकराया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल सामने से मदन की गर्दन पर रख दी। मदन वहीं थम गया, गुस्से से देवराज चौहान को देखा। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि अपना रास्ता बदल दो, वरना अंजाम बुरा होगा। देवराज चौहान गुर्राया। भतीजे, मदन उसी तरह फंसे स्वर में बोला, तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी, मेरे पर हाथ उठाया, मुझ पर रिवॉल्वर लगाकर धमकी दे रहे हो। बड़े भैया आज होते तो ये देखकर शर्म से पानी पानी हो जाते कि उनका बेटा कैसा है। तुमने तो बहुत कुछ कर दिया मेरे साथ। पीछे हटा लो रिवॉल्वर, कहीं डर से मेरे दिल की धड़कन न बंद हो जाए। स्वर में कड़वाहट थी। तुमने सुना जो मैंने कहा? देवराज चौहान पुनः गुर्राया। सुना। देवराज चौहान ने गर्दन से रिवॉल्वर हटाई और जेब में डालते हुए कहा, तुमने अब अपना रास्ता ना बदला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मदन अपने गले को मसलता मुस्कुराकर बोला, रिवॉल्वर तो तुमने खरीद ली, चलानी आती है क्या? इसके साथ ही मदन उठ खड़ा हुआ। नहीं चलानी आती तो जल्दी से सीख लो, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें रिवॉल्वर चलाने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये सोचते हो कि रिवॉल्वर दिखाकर मुझे डरा दोगे तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि मदन कभी भी किसी से डरता नहीं। तो तुम मरना चाहते हो? देवराज चांद के दांत भिज गए। देखते हैं कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है, मदन ने खतरनाक स्वर में कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर कठोरता समेटे देवराज चांद मदन को जाते देखता रहा। मदन बाहर निकल गया। तभी देवराज चांद के कानों में नोरा की आवाज पड़ी। ये कमीना चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ करेगा। देवराज चांद ने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा। पहली मंजिल की रेलिंग पर नोरा खड़ी उसे देख रही थी। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। तब देवराज चांद एक पैग लेकर हटा था। 8:30 बजे थे। वो सब बेडरूम में थे। नोरा, नीरज और श्रेया भी वहीं बैठे बातें कर रहे थे कि बाबू ने इंटरकॉम पर बताया कि बड़े बाबूजी आए हैं, यानी कि नोरा के पिता सुंदरलाल जी। मैं पापा को यहीं ले आती हूँ, कहकर नोरा बाहर निकलती चली गई। भैया, श्रेया ने कहा, कल का प्रोग्राम याद है ना? याद है, देवराज चांद मुस्कुराया। कैसा प्रोग्राम? नीरज ने दोनों को देखा। यह हमारा प्राइवेट प्रोग्राम है। श्रेया ने नीरज को अंगूठा दिखाया। तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों भैया, कल क्या हो रहा है? नीरज ने देवराज चौहान को देखा। चिंकी के साथ किसी खास काम पर जाना है। मुझे भी तो पता चले कि क्या खास काम है। नीरज मुस्कुराया। चिंकी ही बता सकती है, मैं नहीं बताऊंगा। देवराज चौहान हंसा। क्यों चिंकी? नीरज ने चिंकी को देखा। अभी नहीं, जब तुम दोबारा पूना से आओगे तब बताऊंगी। चिंकी ने आंखें नचाई। तभी दरवाजा खुला और नोरा ने सुंदरलाल जी के साथ भीतर प्रवेश किया। उनके आते ही कमरे का माहौल बदल गया। सुंदरलाल जी ने सबका हाल पूछा। नीरज श्रेया को प्यार किया। देवराज चौहान भी सुंदरलाल जी से अपनेपन से मिला। मैं कल बहुत व्यस्त रहा, चाहकर भी नहीं आ सका। सुंदरलाल जी ने कहा। तुम कैसे हो सूरज? मैं ठीक हूं, देवराज चौहान ने कहा। नोरा ने बताया कि तुम खुश हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। सुंदरलाल जी बैठ चुके थे। बातें शुरू हो गई। बाबू ने इंटरकॉम पर पूछा कि क्या लाए। पूछने पर सुंदरलाल जी ने कहा कि वो डिनर साथ साथ करेंगे, अभी कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद 9:45 बजे तक उनमें बातें चलती रही। फिर बाबू ने इंटरकॉम पर बताया कि डिनर लग गया है। 10 बजे डिनर शुरू हुआ, जो कि बातों के दौरान करीब 11 बजे खत्म हुआ। उसके बाद देवराज चौहान और सुंदरलाल जी ने कॉफी पी। 11:30 बजे सुंदरलाल जी चले गए। श्रेया देवराज चौहान को एक तरफ ले जाकर बोली, भैया, कल अमन 1 बजे मुझसे मिलने कॉलेज आएगा। उसके बाद आपको फोन करके प्रोग्राम बनाऊंगी। उसके बाद चिंकी सोने चली गई।
नीरज ने बताया कि वो सुबह 7 बजे ही चला जाएगा। दोपहर 1 बजे उसकी क्लास है। देवराज चांद और नोरा नोरा बेडरूम में पहुंचे। नोरा गंभीर दिखी। बोली, तुम क्या सोचते हो कि मदन को इस तरह तुम संभाल लोगे? वो बहुत कमीना, बुरा इंसान है। तुम उसे नहीं समझ पाए अभी तक। मैं उसे संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, देवराज चौहान ने कहा। तो मैं देखना चाहता हूं कि गुस्से में वो क्या कर सकता है। मैं उसके इरादों को जांच रहा हूं। वो कुछ भी कर सकता है, नोरा गंभीर स्वर में बोली। वो मदन कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे होते वो कुछ भी कर नहीं सकेगा। तुम अपने को ज्यादा आंक रहे हो। मदन को तुम कमजोर समझ रहे हो। मैं उसे कमजोर नहीं समझ रहा, उसे सिर्फ भांप रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर देखकर वो डरा नहीं। इसलिए नहीं डरा कि मैंने रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं मदन को किसी भी हाल में मारना नहीं चाहता। वो मेरा दुश्मन नहीं है। ये तुम लोगों के परिवार का मामला है और मैं केवल तुम लोगों की सहायता कर रहा हूं। ऐसे में किसी भी हाल में मैं मदन की जान नहीं लूंगा, परंतु उसे इस मामले से पीछे धकेल दूंगा। नोरा ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखते हुए कहा, तुमने लोगों को मारा भी है? बहुत बार। देवराज चौहान ने नोरा को देखा। नोरा ने सूखे होंठों पर जीभ फेर ली। लेकिन मदन की जान नहीं लूंगा, क्योंकि ये मामला, ये हालात अलग हैं। इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगला दृश्य। नीरज सुबह चला गया। नोरा से मिल गया था वो, श्रेया से भी मिला जाते हुए। नोरा ने ही ये बातें देवराज चौहान को बताई थी। देवराज चौहान आज थोड़ा देर से 9 बजे उठा था। नहा धोकर तैयार हुआ। आज श्रेया के बॉयफ्रेंड अमन से मिलना था, परंतु श्रेया का फोन आने में काफी वक्त था। नोरा भी नहा ली थी। 11 बजे देवराज चौहान और नोरा ने नाश्ता किया। वापस कमरे में आकर देवराज चौहान ने कहा, आज मैंने अमन से मिलना है। अमन? नोरा ने देवराज चौहान को देखा। चिंकी का बॉयफ्रेंड। वो उससे शादी करना चाहती है, देवराज चौहान ने बताया। ओह, पर तुम अमन से मिलकर क्या करोगे? नोरा ने पूछा। क्या कहना चाहती हो? तुम सूरज तो हो नहीं जो कोई फैसला ले सको। इतना तो समझ सकता हूं कि वो लड़का चिंकी के काबिल है भी या नहीं। तुमने कहा था कि वो गरीब है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब से अमीर होने में ज्यादा देर नहीं लगती। जरूरत समझी तो मैं खुद अमन को कोई अच्छा बिजनेस शुरू करवा दूंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम सच में सूरज नहीं हो? नोरा ने थके स्वर में कहा। देवराज चौहान ने नोरा को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, एक बात तुम्हें समझा देना चाहता हूं कि जब भी मैं तुमसे कहूं कि मैं सूरज हूं, तो समझ लेना तुम्हारे सामने असली सूरज खड़ा है। सूरज को पहचानने की यही असली निशानी है तुम्हारे पास। नोरा ने कुछ नहीं कहा। वो गंभीर दिख रही थी। दोपहर का 1:30 बज गया था। देवराज चौहान को श्रेया का फोन आने का इंतजार था। वो बाहर जाने को तैयार हो चुका था। वक्त बीतने लगा। 2:30 बजे तो देवराज चौहान को श्रेया का फोन 2:30 बज गए तो देवराज चौहान ने श्रेया को फोन किया, परंतु उधर से श्रेया का फोन बंद आया। देवराज चौहान को अजीब लगा कि श्रेया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यह बात अजीब थी। इस वक्त तो श्रेया का फोन हर हाल में आना चाहिए था। नहीं आया तो कम से कम उसके फोन को स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए था। यह बात देवराज चौहान को उलझन में डालने के लिए काफी थी। तभी नोरा ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान को देखते ही कह उठी, श्रेया का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं। फोन तो आना चाहिए। नोरा ठिठक गई। उसका फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। श्रेया का फोन तो बंद नहीं होना चाहिए। उसने मुझे कहा था कि 1 बजे अमन उससे मिलने कॉलेज आएगा, तब वो मुझे फोन करेगी। लेकिन इस वक्त तो 2:45 हो रहे हैं। तुम्हारे पास श्रेया के कॉलेज की सहेली का फोन है? है तो, कहकर नोरा टेबल की तरफ बढ़ गई। डायरी में लिखा है। तभी इंटरकॉम का बजर बज उठा। नोरा ठिठकी, फिर इंटरकॉम के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया।
कहो। मेम साहब, ये दरबान की आवाज थी। अमन नाम का युवक मालिक से मिलना चाहता है। अमन? नोरा के होठों से निकला। देवराज चौहान तुरंत कुर्सी से उठकर नोरा को देखने लगा। जी वो, उसे गेट पर ही रखो, साहब अभी आ रहे हैं, कहकर नोरा ने रिसीवर रखा और पलटी। क्या बात है? देवराज चौहान ने पूछा। गेट पर अमन मौजूद है, तुमसे मिलना चाहता है, नोरा ने कहा। अमन? यहां? देवराज चौहान चौंका। फिर देवराज चौहान तेजी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। जल्दी ही वो बाहर गेट पर था। दरबान ने बंद गेट के बाहर एक युवक को रोक रखा था। देवराज चौहान की निगाह युवक पर पड़ी तो ठिठक कर रह गया। युवक का चेहरा घायल था। नाक पर सूजन थी। नाक से बहा खून कमीज पर गिरा दिखा। दायां गाल भी सूजा हुआ था। स्पष्ट दिख रहा था कि मार पिटाई हुई है। तुम अमन हो, जिससे श्रेया आज मुझे मिलाने वाली थी? देवराज चौहान ने पूछा। जी सर, मैं ही अमन हूं, वो रोने वाले अंदाज में पहुंच बोला। श्रेया को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। क्या? देवराज चौहान चीख उठा। कौन लोग ले गए श्रेया को? मैं उन्हें नहीं जानता। 1:30 बजे मैं और श्रेया कॉलेज के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। हम जगह का चुनाव कर रहे थे कि आपसे कहाँ मिलना है। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। एक आदमी कार के स्टीयरिंग सीट पर बैठा रहा। 3 लंबे चौड़े व्यक्ति बाहर निकले और श्रेया को पकड़कर कार में खींचने लगे। वहां और लोग भी थे। ये सबने देखा। श्रेया चीखी। मैंने श्रेया को बचाने की चेष्टा की तो दो ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं संभल नहीं सका और वो लोग श्रेया को कार में डालकर ले गए। तब मैं दौड़ा दौड़ा आपको बताने आ गया। श्रेया का अपहरण कर लिया गया था। तभी उसके फोन का स्विच ऑफ आ रहा था। देवराज चौहान जानता था कि यह काम मदन ने किया है। उसके अलावा श्रेया का अपहरण करने का किसी को फायदा नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि मदन इस हद तक गिर जाएगा। सर, श्रेया को बचा लीजिए। वो, तुम फिक्र मत करो। उस कार के बारे में कुछ बता सकते हो जिसमें श्रेया को ले जाया गया है? मैं तो उस वक्त घायल होकर नीचे गिरा पड़ा था। मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि कार को देख पाता। तुम अपने घर जाओ। देवराज चौहान ने उसके कंधे को थपथपाते गंभीर स्वर में कहा। सर वो श्रेया, अमन ने कहना चाहा। तुम जाओ, कहकर देवराज चौहान पलटा और बंगले के भीतर की तरफ चल पड़ा। चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। शरीर में तनाव आ भरा था। मदन ऐसी कोई हरकत करेगा ये उसने नहीं सोचा था। देवराज चौहान बेडरूम में पहुंचा तो नोरा उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर बोली। क्या हुआ? कॉलेज के बाहर से किसी ने चिंकी का अपहरण कर लिया है। अपहरण? नोरा हक्की बक्की रह गई। कि किसने? मदन ने। हाँ? नोरा की आवाज तेज हो गई। मैंने कहा था कि मदन बुरा इंसान है। वो तुम्हारी धमकी से डरेगा नहीं। देख लिया क्या कर दिया उसने। तुम मदन को बंगला क्यों नहीं दे देते? वो खतरनाक है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हे भगवान, उसने श्रेया का अपहरण कर लिया। कुत्ता है वो, कुत्ता। नोरा का चेहरा लाल सुर्ख होने लगा। वो हमारी जिंदगी नर्क बना देगा। तुम तो यहां से चले जाओगे और हम भुगतते रहेंगे मदन को की दी बर्बादी को। मैं कहती हूँ अभी मदन को बुलाकर बंगला उसे दे दो और श्रेया को वापस ले लो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठता सख्त स्वर में बोला। मदन को किसी भी हाल में बंगला नहीं मिलेगा। क्या? क्यों? क्यों नहीं दोगे बंगला उसे? श्रेया बंगले से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। अगर तुम सूरज होते तो अब तक फैसला ले चुके होते कि बंगला मदन को दे दिया। सूरज ने अगर बंगला मदन को देना होता तो यहां से जाता क्यों? देवराज चौहान ने कहा। नोरा देवराज चौहान के सुर्ख चेहरे से देखने लगी। क्या कहना चाहते हो? बंगला सिर्फ सूरज ही मदन को दे सकता है। परंतु 10 महीने पहले मदन का दबाव बढ़ते पाकर सूरज चुपचाप गायब हो गया। वो जानता है कि उसके बिना मदन बंगला अपने नाम नहीं लगवा सकता। यानी कि सूरज भी नहीं चाहता कि बंगला मदन को दिया जाए। फिर तब मदन ने चिंकी का अपहरण नहीं किया था। नोरा गुस्से से कह उठी। चिंकी और बंगले में से सूरज चिंकी को ही चुनता। मुझे चिंकी वापस चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर वापस चाहिए। चिंकी तुम्हें वापस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी?
जब तक मदन को बंगला नहीं मिलेगा वो चिंकी को नहीं छोड़ेगा। मदन को बंगला नहीं मिलेगा और चिंकी तुम्हें जल्द ही वापस मिल जाएगी। ये कैसे संभव है कि चिंकी, हालातों को मैं संभव बनाऊंगा। तुम तुम तो पहले भी कह रहे थे कि मदन को ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, लेकिन हुआ क्या? वो श्रेया को, ये मेरे लिए मामूली बात है, ऐसा हो जाता है। मदन ने ज्यादा से ज्यादा जो करना था कर लिया, अब मुझे करना होगा। तुम मुझे ये बताओ कि मदन मिलेगा कहाँ? वो कहाँ मिल तुम खुद को शेर की तरह पेश कर रहे हो और मदन को संभाल नहीं पा रहे, नोरा ने गुस्से से कहा। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। मैं शेर नहीं हूं। तुम मुझे ये बताओ कि मदन कहाँ मिलेगा, वो कहाँ रहता है, कहाँ बिजनेस करता है? तुम भ्रम में हो कि मदन के पास जाओगे और वो श्रेया तुम्हें दे देगा। वो तुम्हें मैं उसके पास नहीं जा रहा। नहीं जा रहे? नोरा ने आंखें सिकोड़ी। मदन का फोन आएगा। क्यों? वो श्रेया का सौदा करने की बात कहेगा कि, तो उसकी बात फौरन मान लेना। नोरा ने आगे बढ़कर देवराज चौहान की बात सख्ती से थाम ली। मदन को इनकार मत करना। बंगला उसके हवाले कर दो और श्रेया को सही सलामत वापस ले लेना। कागजों पर सूरज के जो साइन करने, उन साइनों की प्रैक्टिस कर लो। सारा काम ठीक से होना चाहिए। मुझे बंगले में नहीं, श्रेया में दिलचस्पी है। नोरा की आंखों में आंसू चमक उठे। देवराज चांद ने आहिस्ता से अपनी बांह छुड़ाई और कहा, तुम मुझे मदन के बारे में सब कुछ बताओ। वो कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन है, कहाँ बिजनेस करता है, और वो किस जगह पर रहता है, उसकी पहचान के लोग कौन है। जो भी तुम्हें पता हो सब कुछ मुझे बताओ। नोरा गीली आंखों से देवराज चौहान को देखती रही। मैंने जो पूछा है वो बताओ। तुम्हें यकीन है कि मदन ने ही श्रेया का अपहरण? पूरा यकीन है। तुम्ही ने तो कहा है कि मदन का फोन आएगा, फिर उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ? तुम चाहती हो कि मदन को बंगला देकर श्रेया को वापस लूं, लेकिन मैं मदन की ये इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? श्रेया तुम्हें मिल जाएगी, उसे मैं वापस लाऊंगा, लेकिन बंगला मदन को नहीं मिलेगा। तुम्हें चिंकी की चिंता नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी बहन है। मुझे भैया कहती है। ये मत कहो कि वो मेरी कुछ नहीं लगती। देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए रुका हुआ हूँ, और तुम चाहती हो कि अगर मदन ने चिंकी को मार दिया तो तब तुम क्या करोगे, ये भी बता दो। नोरा ने गुस्से से कहा। वो चिंकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने चिंकी को उठाया ही इसलिए है कि हम पर दबाव बना सके कि बंगला उसके हवाले कर दें। वो चिंकी का पूरा ध्यान रखेगा, उसे सलामत रखेगा। देवराज चांद ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मेरे लिए ये बातें मामूली हैं। मदन गलत समझता है कि वो इस तरह। चिंकी का अपहरण हो जाना तुम्हारे लिए मामूली बात है, क्योंकि चिंकी तुम्हारी बहन नहीं, वो तुम्हारी चिंकी मेरी उतनी ही बहन है जितनी की सूरज की। और ये जान लो कि मेरे लिए ये मामूली बात है। इन हालातों में चिंकी का अपहरण हो जाना, ये भी मेरे लिए मामूली बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चिंकी वापस आ जाएगी। वो ठीक ठाक हाल में तुम्हें मिल जाएगी। बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। इस मामले में हाय तौबा मत करो, मुझे कुछ करने दो। नोरा देवराज चांद को देखने लगी। मुझे मदन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वो कहाँ रहता है, कहाँ उसका काम। मेरे से ज्यादा ये बातें तुम्हें बाबू बता सकता है। वो यहाँ का पुराना नौकर है, उसे सब कुछ पता है। नोरा गंभीर स्वर में बोली। मुझे लगता है तुम हालातों को और बिगाड़ने जा रहे हो। तुम इस मामले में जुबान बंद रखो और मुझे कुछ करने। तभी देवराज चांद का फोन बजने लगा। देवराज चांद ने फोन निकाला और स्क्रीन पर आया नंबर देखा। वो मदन का नंबर था। देवराज चांद की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। कहो। देवराज चांद ने कॉल रिसीव करके बात की। मैंने सुना है श्रेया का अपहरण हो गया। किसी ने कॉलेज के बाहर से उसे उठा लिया। मदन की आवाज कानों में पड़ी। बहुत जल्दी ये खबर तुम तक पहुंच गई। देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि वो श्रेया को उठा लाए हैं। मदन ने कड़वे अंदाज में हंसने की मदन के कड़वे अंदाज में हंसने की आवाज आई।
वो तुम्हारी भतीजी है। तुमने बुरा किया उसका अपहरण करके। भतीजी है तभी तो उसे आराम से रखा है। अभी अभी उससे मिलकर आया हूं। प्यार भरा हाथ उसके सिर पर फेरा, आशीर्वाद दिया। मैं उसका पूरा ध्यान रख रहा हूं। लेकिन वो जरा डरी हुई है, तुम्हारे पास जाने को कह रही है। मैंने उसे समझाया कि तुम जल्दी ही सूरज से मिलोगी। वो कभी भी मेरी बात मानकर तुम्हें ले जाएगा। तुमने बहुत गलत कर दिया मदन। अच्छा, पहले हम में मुंह की लड़ाई थी, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। अब तुमने जो हरकत की है उससे ये लड़ाई बढ़ गई है। अब लड़ने का ढंग भी बदल जाएगा। तुमने तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुमने मुझे रिवॉल्वर दिखाई थी, तब भी नहीं समझे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्कि और गलत कर दिया। मदन को तुम अभी ठीक से जानते नहीं। मैं तुम्हारे टुकड़े करवा सकता हूं। मदन के हंसने की आवाज आई। अभी बच्चे हो मेरे सामने। अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारी नींद हराम कर दूंगा। सलाह मानोगे मेरी? बोल भतीजे। चिंकी को छोड़ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जब कहोगे मैं चिंकी को। चिंकी को छोड़ दे मदन। देवराज चौहान का स्वर पत्थर की तरह कठोर हो गया। बोला तो, ये तुम पर है कि श्रेया को। मैं अपने पर कुछ नहीं लेना चाहता। तुमने चिंकी को उठाया है तो तुम ही चिंकी को। मैं बंगले के नाम पर बड़े भैया को 180 करोड़ दे चुका हूं। समझो सूरज, बाकी का तुम्हारे इस झूठ को कोई नहीं मानेगा। तुम लालची इंसान हो और अपना दबदबा कायम करके बंगले को हड़प लेना चाहते हो। मेरे होते तुम सफल नहीं हो सकते। याद रखो, मैं सूरज नहीं हूं। बंगला मेरा है बेटे। तुम वो मुझे जरूर दोगे। चिंकी तो तुम्हें बहुत प्यारी है ना? चिंकी को छोड़ दो। बंगला मेरे नाम कर दो, चिंकी को ले लो। 4 दिन का वक्त है। 5वें दिन चिंकी को मार दूंगा। मदन, देवराज चौहान गुर्रा उठा। चिंकी की लाश तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और उसके बाद नीरज का नंबर लगेगा, एक के बाद एक। तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारा नंबर भी लगेगा। फिर तुम्हारी बीवी नोरा, सब खत्म। उसके बाद तो बंगला खुद ब खुद ही मेरा हो जाएगा। वैसे ये रास्ता मेरे लिए काफी आसान है। सोच लो, सिर्फ 4 दिन। 5वें दिन मैं अपना कहा पूरा कर दूंगा। बाकी तुम्हारे हाथ में है। जो मन में आए करो। कहकर उधर से मदन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चांद ने फोन कान से हटाया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। आंखों में खतरनाक भाव मचल रहे थे। क्या हुआ? देवराज चांद के नोरा को देखा भी नहीं, वो अपनी ही सोचों में थी। मैंने पूछा, क्या कहा मदन ने? नोरा तेज स्वर में कह उठी। वो बंगला चाहता है, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। कहा तो बंगला मदन को दे दो, देर क्यों कर रहे? मैं इसी पर सोच रहा हूं तुम। कहते कहते देवराज चांद ठिठका। फिर जगमोहन को फोन मिलाया। बात हुई। मदन ने श्रेया का अपहरण कर लिया है। देवराज चौहान की आवाज सामान्य किंतु तल्ख भरी थी। ओह, तो कर दिया उसने काम। जगमोहन का हैरानी भरा स्वर कान में पड़ा। तुम बंगले के बाहर पहुंचो। मदन के बारे में जानकारी है तुम्हें कि? तुम्हारे आने तक मैं पता कर लूंगा जरूरी बातें। तुम आ जाओ। मैं 40 मिनट में बंगले के बाहर मिलूंगा। कहकर उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर लिया। देवराज चौहान ने फोन जेब में रखा कि नोरा कह उठी। तुमने किससे बात की? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही देवराज चौहान कमरे से बाहर निकला और आगे बढ़ता नीचे ड्राइंग हॉल में पहुंचा और बाबू को ढूंढने लगा। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। बाबू किचन में सब्जी काटता मिला। एक तरफ प्रेमवती भी अपने काम में लगी हुई थी। मालिक, आप? बाबू ने फौरन सब्जी काटना छोड़ दिया। हुक्म दीजिए। प्रेमवती भी अपना काम छोड़कर उठ खड़ी हुई। तुम्हें मदन के बारे में जानकारी है? मदन बाबू के बारे में जानकारी? कैसी जानकारी? बाबू कुछ समझा नहीं। मदन कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, उसके परिवार में कौन कौन है, सब कुछ जानना है मुझे। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। नोरा ने कहा है कि तुम्हें सब जानकारी है।
हाँ, है मालिक। पर आप जो पूछ रहे हैं वो सब कुछ तो आपको पता है। मुझे हैरानी है आप मुझसे मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। प पर बात क्या है? मदन ने चिंकी का अपहरण कर लिया है। वो चाहता है कि बंगला उसके नाम कर दूं। देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। ये तो मदन बाबू ने बहुत बुरा किया। मुझे मदन के बारे में सब कुछ बताओ। मालिक, प्रेमवती ने कहा, मदन बाबू के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है कि? बोलो, देवराज चांद ने बाबू से कहा। बाबू सिर हिलाते हुए कह उठा, मदन बाबू का परेल की मार्केट में डायमंड हाउस नाम से शोरूम है। पहले ये शोरूम बड़े मालिक का हुआ करता था। फिर उन्होंने मदन बाबू यानी कि अपने छोटे भाई को पार्टनर बना लिया और आज वो पूरे बिजनेस का मालिक बना बैठा है। मैं जानता हूं उन्होंने आपके साथ बहुत भारी धोखा किया, सब कुछ बेईमानी से छीन लिया। मदन कहाँ रहता है? चैम्बूर में 7 नंबर बंगला उसका है। उसके परिवार में कौन कौन है? मदन के अलावा सुनीता नाम की उसकी पत्नी है। विजय नाम का 25 साल का बेटा है जो कि साल भर पहले ही अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है। अब डायमंड शॉप पर बैठता है। एक ही बेटा है उसका? जी। मदन के दोस्तों में कौन कौन से लोग हैं? ये मुझे नहीं पता। बाबू ने इंकार में सिर हिलाया। एक के बारे में भी नहीं पता? नहीं मालिक। मदन क्या बदमाश जैसा इंसान है? वो ऐसा कुछ है। चिंकी को उठाकर उसने कहाँ रखा होगा? नहीं जानता। कुछ और जगह भी तो होंगी उसके पास। उनके बारे में भी मुझे नहीं पता। देवराज चौहान वहां से जाने लगा कि बाबू हिचकिचाकर बोला, मालिक, आपने तो मुझे परेशान कर दिया ये सब पूछकर। आपको तो सब कुछ पहले से ही पता। देवराज चांद ने पूरी बात नहीं सुनी और बाहर निकलता चला गया। जगमोहन को फोन किया, आधा घंटा बीत चुका था। उसके बंगले के बाहर पहुंचने में 10 मिनट बाकी थे। देवराज चौहान कमरे में पहुंचा और वार्डरोब से कपड़े निकाले। नोरा की निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। कहीं जा रहे हो? हाँ। तुम्हारा दोस्त आ रहा है। वो कौन है? दोस्त है। तुम जो भी करो, मुझे श्रेया चाहिए। चिंकी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगी। तुम तुम कुछ गलत कर दोगे। अगर चिंकी को कोई नुकसान हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा, ये वादा है तुमसे। देवराज चौहान ने कपड़े चेंज किए। उसी पल फोन बजने लगा। देवराज चौहान ने फोन पर आया नंबर देखा, परंतु वह नंबर उसके लिए अनजान था। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। हेलो, सुरेंद्र पाल। तुम तुम सुरेंद्र पाल हो ना? एक परेशान सा स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। देवराज चौहान थम से वहीं का वहीं ठिठक गया। सिर घुमाने वाली बात सिर घुमाने वाली तो ये बात थी कि जो आवाज उसके कानों में पड़ी थी वो उसकी अपनी आवाज थी। उसे लगा जैसे अपनी रिकॉर्ड की आवाज भी वो सुन रहा हो। मस्तिष्क में एक ही नाम कौन था? सूरज। तो क्या सूरज दूसरी तरफ सूरज था? कौन हो तुम? मैं सूरज बोल रहा हूं। तुम पहचान गए होगे। तुम सुरेंद्र पाल हो ना? व्याकुलता थी आवाज में। हाँ, मैं। तुम्हारी आवाज मेरे से कितनी मिलती है। हमारी आवाज एक जैसी है। वही स्वर पुनः कानों में पड़ा। सुनो, मैं चिंकी को बहुत चाहता हूँ। वो मेरी प्यारी बहन है। मुझे अभी पता लगा कि मदन ने उसका अपहरण। बाबू ने बताया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, वो प्रेमवती ने बताया। नहीं नहीं, सूरज का स्वर कानों में पड़ा। मुझे किसी ने नहीं बताया। इन बातों को जानने का मेरे पास अपना ही ढंग है। मैं तुमसे चिंकी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुनो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मदन का मुकाबला कर सकूं। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। किसी को एक चांटा भी नहीं मार सकता। मदन से मुकाबला तो मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकता। तुम तुम मेरी सहायता करो। चिंकी को किसी भी तरह बचा लो। मदन बंगला चाहता है ना? हाँ। तो उसे बंगला दे दो। मैं कागजातों पर साइन कर देता हूँ। तुम चिंकी को वापस ला दो। वो मेरी जान है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, देवराज चांद ने कहा। नहीं,
अभी हालात ठीक नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। अभी नहीं, पर वादा रहा, जल्दी मिलूंगा। तुम चिंकी को वापस ला दो। जैसे भी हो मदन से बात करो। मैं बंगले के कागजात पर साइन करने को तैयार। कहीं भी साइन करने की जरूरत नहीं है। चिंकी वापस आ जाएगी, उसके बाद तुम मेरे से मिलना। साइन की जरूरत नहीं है? क्या मतलब? बंगला लिए बिना मदन चिंकी को वापस नहीं देगा? चिंकी तुम्हें मिल जाएगी, देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। नोरा की एक निगाह एकटक देवराज चांद पर थी। सूरज का फोन था, देवराज चांद ने कहा। ओह, मेरे से बात क्यों नहीं कराई? आतुर सी नोरा कह उठी। मुझे जाना है, देवराज चांद ने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? चिंकी का क्या होगा? तुम निश्चिंत रहो, चिंकी वापस मिल जाएगी, देवराज चांद ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चलिए दोस्तों, चौथा घंटा बीत चुका है। 4 घंटे हो गए हैं कहानी में और हमें अभी तक ये नहीं समझ में आया, मुझे तो नहीं समझ में आया कि मसला क्या है। क्या केस है ये? क्या क्या साजिश क्या है? सूरज अगर वो सूरज जैसा है, देवराज चौहान जैसा है, तो वो उसे किसने ऐसा समझाया कि भाई ये देवराज चौहान इतना शरीफ इंसान है कि अपनी बीवी इसके पास छोड़ दो? अगर वो इतना ही डरपोक इंसान है, तो फिर वो कैसे पार्टी में जा रहा है? अच्छा, श्रेया का किडनैप 10 महीने नहीं हुआ जब वो नहीं था, अब हो गया। अब 10 महीने बाद श्रेया का किडनैप हो गया। दो बहुत बड़े क्लू थे जिसको कैरी नहीं किया गया। नंबर एक, जगमोहन ने पूछा कि क्या गारंटी है ये जो तस्वीरें खींची हैं ये कल रात की ही हैं? अरे बहुत बड़ा क्लू है वैसे। क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग मिले हो सकते? कोई कोई ना कोई तो बात होगी। हो सकता है कि जिन जिस जो तस्वीरें पहले खींची गई हों, उन्हें दिखाने भर के लिए उन्होंने फिर से वैसे ही कपड़े पहनकर चले गए हों। अच्छा, दूसरी बात, ये बात सिर्फ नोरा को उसने बताई थी कि वो सुरेंद्र पाल है। अभी पता चल रहा है कि सूरज भी उसे सुरेंद्र पाल के नाम से जान रहा है, बुला रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। खैर, अब अगले भाग में देखेंगे। 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। 1 घंटा नहीं, मतलब 1 घंटे का तो एपिसोड है। बाकी 8-10 घंटे मुझे लग ही जाते हैं एक एपिसोड को अपलोड करने में। एक भाई ने लिखा था, भाई जी दिन में 2-4 वो डाला करो एपिसोड। नहीं भाई, कसम से एक एपिसोड डालने में ही लग जाती है। लग इन द सेंस कि यार, वही है कि एक टिकाव ढूंढकर, कहीं शांत जगह ढूंढकर 1 घंटा लगातार। आप समझ नहीं पा रहे हो बीच में मुझे कितनी बार इसको रोकना पड़ता है, या कोई आ जाता है, कोई टी टाँ करता है कुछ ना कुछ। समझ रहे हो ना? घर के हालातों में कुछ भी चलता हो सकता है। ये 1 घंटा ही ऐसे नहीं कि एक स्ट्रेच में रिकॉर्डिंग हो रही है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो बीच बीच में रुकना ही पड़ता है। तो 1 घंटे के एपिसोड के लिए कम से कम 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग तो होती ही है। और पहले तो हालांकि 2-3 ऐसे एपिसोड थे जिसको मैंने एक ही घंटे में रिकॉर्ड किया, लेकिन खैर। तो मेरे कहने का मतलब वो एहसान नहीं है आप लोगों पर, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मुश्किल हो रहा है यार। एक दिन में एक ही एपिसोड डाल सकता हूँ, बस इतना ही बहुत है। थोड़ा सा आप लोग भी बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है ना? मुझे यार ये कहानी अच्छी लगी, लेकिन मुझे अभी तक ना समझ नहीं आ रही कि क्या क्या फांदेबाजी होगी इसकी। और जो भी है, और कसम से अगर
बिल्कुल आगे जाकर बेकार कर दी हुई ना तो दिल टूट जाएगा। कहने का मतलब, जिस हिसाब से ये कहानी बैठ रही है ना, उस हिसाब से बहुत ढंग की कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, पूरा बढ़िया षड्यंत्र होना चाहिए। ऐसे ही जमा मिट्टी जैसा ना हो कि बाद में हम देखें कि पीछे वाली बातों को याद करके कि यार ये तो वहां भी खुल सकता था, ये बात तो वहां खुल सकती थी, ये बात तो वहां खुल सकती थी, इस तरह का ना हो। खैर, अच्छा दोस्तों, मैंने ये देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि वो जो मैंने अशोक वाली कहानी डाली है उस पे, तो भाई लोगों, करबद्ध विनती है हाथ जोड़ के, मैंने पहले कहा था वो एक अलग कहानी है, अलग टाइप की है। आपको नहीं पसंद आई, सर आंखों पर मत सुनिए उसे। वो थोड़ी सी यार, कसम से जब आप पूरी सुन लोगे ना, फिर आपका खुद मन करेगा कि एक बार दोबारा सुनूं मैं उसे। बाकी ना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहानी कहानी है बड़ी गंभीर। और ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब कोई पुराने वक्तों की कहानी है, वो आज के वक्त की कहानी है। उसमें रॉ, सीआईए, आईएसआई सब शामिल है उसमें। वो कुछ इस तरह की कहानी है। बस उसका शुरुआत जो है ना, वो बेस बनाने के लिए बता रहे हैं वो अभी के पीछे गेम किस चीज की हो रही है। तो खैर, अ, एक भाई ने कमेंट किया था गुरु का गुरु। तो भाई जी, मैंने गुरु का गुरु लिस्ट में लगा दी है, ठीक है। तो अभी तो उसका नंबर, उससे पहले 4 और हैं, उनको करने के बाद गुरु के गुरु का नंबर आएगा। तो पर आपको मिल जाएगा गुरु का गुरु, डोंट वरी। कहानियां मेरे पास सारी हैं, सारी बोले तो सारी। बस ये है कि वक्त जितना का है उतने वक्त के साथ। और मैंने आपको बताया है कि कहानी मैंने केवल अपने शौक के लिए पढ़नी है। हाँ, मैं सब माइक पे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि भाइयों के साथ शेयर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि इसका अगला भाग डाल सकूं। तब तक आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, एक और बात, शायद मैंने पिछली बार भी कही थी, अ, आप में से जितने भी लोग देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कर दिया करें। मैंने सुना है कि लाइक करने से आगे बढ़ जाता है वीडियो। तो मार दिया करो यार, जैसे ही क्लिक करते हो ना, ऑन करते हो कहानी सुनने के लिए, तभी साथ के साथ टक मार के फिर भले साइड में रख के बैठ जाओ, कहानी सुनते रहो, ठीक है। सब भाई के लिए कर लो यार इतना तो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, यही दुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।